सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था हिंदी की वर्णमाला में जिन ध्वनियों का उल्लेख है उन पर आधारित है। हिंदी की ध्वनि व्यवस्था से तात्पर्य है हिंदी में पाई जाने वाली वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करके हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। वैसे तो जब ध्वनि का स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है तो वो मात्र एक ध्वनि है, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इन्हीं ध्वनियों का संयोजन या यूं कहें कि सार्थक समूह जब बनाया जाता है तो वो शब्द का रूप धारण करता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने के काबिल हो जाता है या विभक्ति सहित हो जाता है, कारक चिन्ह या प्रसर्ग का प्रयोग हो जाता है, तो वो पद की भूमिका में आ जाता है। इन्हीं शब्द और पदों से पदबंध और वाक्यों का निर्माण होता है। हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था में शब्द और वर्ण के बीच में एक कड़ी है जिसे रूपिम कहा जाता है, क्योंकि ध्वनि और वर्ण के अतिरिक्त रूपिम एक ऐसा ध्वनि समूह है जिसको भाषा की लघुतम अर्थवान इकाई कह सकते हैं। जैसे उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं या कोई कारक चिन्ह है। मूलतः हमने इस विभाजन को वर्णों के साथ साथ अक्षर जो है उसको रूपिम की श्रेणी में माना है। एक वर्ण का अक्षर, जैसे आ एक स्वर है, लेकिन आ एक अक्षर भी है, क्योंकि आ का कोई अर्थ हो सकता है और यह वर्णों का समूह नहीं है। आ स्वर है। इसलिए हिंदी की ध्वनि व्यवस्था में ध्वनि के दो रूप सामने आते हैं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है और वर्णों में जिन वर्णों का यदा कदा भाषा के प्रयोग में इस तरह से स्वतंत्र प्रयोग होता है कि उनका कुछ अर्थ होता है, तो वहां पर वो रूपिम होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने बताया कि ध्वनि समूह जब अर्थवान होता है तो वो शब्द और पद की भूमिका में आता है, और शब्द और पद पदबंध और वाक्य की भूमिका में आते हैं। हिंदी भाषा की ध्वनियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन 11 स्वरों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार व्यंजनों की संख्या 33 है। ये वो ध्वनि हैं जो स्वर और व्यंजनों के रूप में बांटी गई है। इसी ध्वनि का जो लिखित रूप है उसको हम वर्ण के अंतर्गत समाहित करते हैं, और मौखिक रूप है जो उसे हम ध्वनि का नाम देते हैं।
ध्वनि और वर्ण। भाषा का व्यवहार दो रूपों में होता है, मुख्य रूप से मौखिक और लिखित। यदा कदा हम सांकेतिक व्यवहार का भी प्रयोग करते हैं, मौखिक का ही एक तरह से सहायक रूप है भाषा का सांकेतिक रूप, लेकिन मुख्य रूप से यह व्यवहार दो रूपों में होता है, एक मौखिक और एक लिखित। इनमें मौखिक रूप मूल है, क्योंकि भाषा बोलने के लिए बनी है। लिखित रूप उस मौखिक रूप का अनुकरण है, जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और देवनागरी लिपि की सभी भाषाओं की ये विशेषता है, या यूं कहें कि देवनागरी लिपि की ये विशेषता है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है या उच्चरित किया जाता है। ये सबसे वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। मौखिक रूप में व्यवहार करने पर हम जब ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, वो उच्चारण सुरक्षित रखने के लिए हमने ध्वनि को एक आकार दिया, एक रूप दिया। वो रूप अर्थात ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। उस ध्वनि प्रतीक को ही वर्ण का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्वनि भाषा के उच्चरित रूप की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण भाषा के लिखित रूप की लघुतम इकाई है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ध्वनि या वर्ण दो प्रकार के हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर क्या हैं? स्वर वो ध्वनि है जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से निर्बाध रूप से बाहर निकलती है। मुख विवर से बाहर निकलने के लिए वायु, श्वास वायु को किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। इन वर्णों का उच्चारण करते समय, किनका? जिनको हमने स्वर माना है। जब इन ध्वनियों का, इन वर्णों का उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण में श्वास वायु को मुख से बाहर निकलने में कोई रुकावट नहीं आती है, तो वे स्वर कहलाते हैं। हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है मात्रा के आधार पर। मुख्य रूप से आप तीन प्रकार के स्वर पढ़ते और सुनते होंगे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। जिन स्वरों में श्वास वायु की कम से कम मात्रा खर्च होती है, जिन स्वरों के बोलने में श्वास वायु की कम से कम मात्रा खर्च होती है, उनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या 4 है। ए, छोटी, छोटा उ, री, ये 4 स्वर जो हैं ये ह्रस्व माने गए हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज्यादा समय लगे, 2 गुना ज्यादा प्राणवायु खर्च हो, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 स्वर दीर्घ हैं। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वरों का उल्लेख है और ये 11 स्वर इन 2 भागों में बांट दिए जाते हैं, ह्रस्व में और दीर्घ में। लेकिन प्लुत स्वर भी हैं, क्योंकि भाषा का जो मूल प्रयोग है वो उच्चारण के लिए है। और जब हम किसी स्वर पर आघात दे करके उसका उच्चारण करते हैं, जैसे ओम, या किसी को दूर से पुकारने में आवाज लगाते हैं, तो उसमें भी किसी एक स्वर विशेष पर आघात दिया जाता है। जैसे राम, राम को बुला रहे हैं हम दूर से, तो ये जो आ की ध्वनि पर विशेष जोर दिया जा रहा है, विशेष प्राणवायु या विशेष ध्वनि प्रवाहित की जा रही है, यहां पर प्लुत स्वर का प्रयोग है। हिंदी वर्णमाला में लिखित रूप में कोई प्लुत स्वर नहीं है, लेकिन उच्चारण के लिए, किसी को दूर से पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
दूसरा वर्गीकरण हम जिह्वा की स्थिति, जीभ की स्थिति क्या होती है स्वर का उच्चारण करने में, उस आधार पर कर सकते हैं। जीभ का जो अग्रभाग है, जब हम उस भाग का प्रयोग करते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग गतिशील होता है तो वो अग्र स्वर है। मध्य भाग गतिशील होता है तो उसे मध्य स्वर मानते हैं। और जिह्वा का पश्च भाग, पिछला हिस्सा, जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास वायु के साथ गतिशील होता है उन्हें हम पश्च स्वर मानते हैं। इसी तरह से एक वर्गीकरण और भी किया जाता है होठों की आकृति के आधार पर। जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए हम प्राणवायु के विसर्जन में ओष्ठ नामक वागंग का प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग स्वाभाविक है, इसके लिए आपको किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना है। हमारी वर्णमाला में व्यवस्था इतनी वैज्ञानिक है, इतनी साइंटिफिक ये डिवीजन है कि अपने आप ही जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ओष्ठ, होठ गोला आकार प्राप्त करते हैं, गोलाई में आ जाते हैं, वो वर्ण, वो स्वर गोलीय हैं। और जिनमें ओष्ठ गोलाकार रूप नहीं प्राप्त करते हैं वो अगोलीय हैं। तो उच्चारण करते समय हम जैसे ऊ, ये गोलीय है, वर्तुल इसको कहा जाता है। आ, ये अगोलीय है, इसमें ओष्ठ का आकार आप देख रहे होंगे वो गोलाकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये स्वरों के वर्गीकरण के आधार हैं। मात्रा के आधार पर हम ये वर्गीकरण कर सकते हैं, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर। स्वर 11 है और इनके ये 3 भेद हैं। ये हिंदी की वो न्यूनतम ध्वनि व्यवस्था है। न्यूनतम इसलिए कहा गया कि इनका उच्चारण करने में न्यूनतम श्वास वायु का खर्च होता है, न्यूनतम स्वर इस्तेमाल होता है और लघुतम इकाई है ये भाषा की, इसलिए ये भाषा की न्यूनतम श्रेणी स्वर है। ध्वनि का सबसे छोटा स्वरूप स्वर है। स्वरों के बाद हमारी वर्णमाला में व्यंजनों को स्थान दिया गया है। यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि जब हमने ध्वनि व्यवस्था की बात की थी तो वहाँ पर ये निर्धारित किया था कि हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। हालांकि तीसरे संयुक्त वर्ण नाम से भी वहाँ पर वर्णमाला में व्यवस्था है, अक्षत्रज्ञ, ये तीनों को मानक रूप दे दिया गया है। लेकिन उनके अलावा भी हम हिंदी में अनेक प्रकार के संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं, लिखने में प्रयोग करते हैं। जैसे प्रय है, श्रय है, और भी बहुत सारी ध्वनियाँ हैं ऐसी, जब 2 व्यंजनों का, स्वरों का आपस में मेल करके हम किसी भी वर्ण का, स्वर का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए उन्हें संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन वो स्वतंत्र इकाई इसलिए नहीं है, भाषा की जो मूल ध्वनि की बात हम जब करते हैं तो वो स्वर और व्यंजन के रूप में ही है। स्वर को हमने परिभाषित किया। अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण या वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु को मुख से बाहर निकलने में बाधा उत्पन्न होती है, व्यंजन कहलाते हैं। किन वर्णों को व्यंजन कहेंगे? जिनका उच्चारण करने में श्वास वायु को मुख से बाहर निकलने में रुकावट आती है। व्यंजनों का उच्चारण करते हुए जब हम उनका प्रयोग करते हैं स्वर के साथ,
तो वो अक्षर का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्वर अक्षर है। लेकिन अकेले व्यंजन का प्रयोग करना है आपको, तो प्रत्येक ध्वनि के साथ हलंत का प्रयोग होगा, हल ध्वनि जिसको हम कहते हैं। जैसे मक्का शब्द है, मक्का में मैं पूरा है, मैं में म और ए है, बीच में क है, इसमें हल ध्वनि है, अकेला व्यंजन है, और का क और आ है, ये दो ध्वनियां हैं। तो मक्का, अब जो बीच में जो क है इसका उच्चारण हम कर पा रहे हैं और बिना स्वर के कर पा रहे हैं, तो व्यंजन का रूप यही है। तो किसी समय में ये पढ़ा जाता था कि स्वरों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन ये परिभाषा वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है, क्योंकि हम स्वरों के बिना भी ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। अब जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के बिना होता है, या तो वे वर्ण व्यंजन नहीं है या फिर वो परिभाषा गलत है। तो यहाँ पर परिभाषा गलत है। सही परिभाषा क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु को मुख से बाहर निकलने में बाधा उत्पन्न होती है, कोई रुकावट आती है, ऐसे वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। व्यंजन की परिभाषा के बाद हमें यह समझना होगा कि व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण किस प्रकार होता है और इनके भेद किस प्रकार किए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया था, व्यंजन संख्या में 33 हैं और इनको हम 3 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। क से म तक ये 5 वर्ग हैं: कवर्ग, सवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, जिसमें क ख ग घ ङ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न ये सब हैं, प फ ब भ म, ये 5 वर्ग हैं। और इन 5 वर्गों को स्पर्शी व्यंजन माना गया है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय श्वास वायु किसी न किसी वाग अंग का स्पर्श करके निष्कासित होती है। इनके बाद य र ल व आते हैं, जो अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की भांति होता है और इसीलिए इनको मध्यवर्ती या अंतस्थ कहा जाता है। तीसरा भेद है ऊष्म, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु ऊष्मा सहित बाहर निकलती है। गर्माहट के साथ मुख विवर से श्वास वायु बाहर निकलती है। श, श, स, है, ये 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर आप ये तालिका देख रहे हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, ये 9 उच्चारण स्थान हैं। दंतोष्ठ। कौन सा वर्ण, यहां पर मैंने स्वरों को भी शामिल किया है, कौन सा वर्ण बोलते समय कौन से उच्चारण स्थान का प्रयोग होता है, या कौन सा उच्चारण स्थान है जिसके द्वारा इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। जैसे कंठ से ए, आ, क, ख, ग, घ, ङ, है और विसर्ग, इन ध्वनियों का जब हम उच्चारण करते हैं, विसर्ग क्या है? 2 खड़े बिंदुओं का ऐसा चिन्ह है जो किसी भी शब्द में निहित स्वर के अंत में लगता है। किसी हलंत ध्वनि के साथ विसर्ग का प्रयोग नहीं देखा होगा आपने कहीं भी। इसका प्रयोग जहां पर होगा वहां पर शब्द के अंतिम वर्ण में जहां पर इनका प्रयोग है वो वर्ण स्वर सहित होगा। जैसे अतः, तालु दूसरा उच्चारण स्थान है। ई, इनका आप उच्चारण करके देखेंगे तो आपको सहज समझ में आएगा कि
तालु जो अंग है हमारा, वाग अंग इनको कहा जाता है। बोलने का जो यंत्र शरीर में फिट है, इस यंत्र में जो स्पेयर पार्ट हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं इस बात को कि ये एक इंजन है और इसके अलग अलग स्पेयर पार्ट हैं। तो एक वाक यंत्र है और इसके वाग अंग हैं, जिनमें कंठ, तालु, मूर्धा। तालु की बात हम कर रहे थे, तालु से ई, च, छ, ज, ये और शय, तालव्य शय आपने देखा होगा, शंकर वाला शय जिसको आप कहते हैं, इनका प्रयोग होता है। मूर्धा जो ऊपर के दांतों से कंठ की तरफ का जो ऊपर का हिस्सा है, इसे मूर्धा कहा जाता है, जिसमें री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और षटकोण वाला शय जिसको कहते हैं मूर्धन्य शय होता है वो। इनका उच्चारण करते समय श्वास वायु और जिह्वा का स्पर्श मूर्धा से होता है। इसके बाद है दंत, त, थ, द, ध, न, जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है। ओष्ठ, उ, प, फ, ब, भ, म, उ में गोलाकार होते हैं और प, फ, ब, भ में आपस में मिलते हैं। जब ये मिलते हैं तो श्वास वायु जो अंदर से बाहर निकल रही है उसमें रुकावट उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। नासिक्य, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक्य है और इस पंचम वर्ण के विकल्प के रूप में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, वो भी नासिक्य ध्वनि है। कुछ शब्दों पर आप चंद्र बिंदु का प्रयोग देखते होंगे, उसको अनुनासिक कहा जाता है। उसके उच्चारण में श्वास वायु मुख और नासिका दोनों से बाहर निकलती है, तो ये भी नासिक्य ध्वनि मानी जाती है। कंठ तालु से ए ऐ का उच्चारण होता है और कंठोष्ठ से ओ औ का। इस प्रकार से ये वागंग हैं जिनसे हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर हमने विभाजन पढ़ा व्यंजनों का। घोषत्व के आधार पर भी व्यंजनों को विभाजित किया जाता है। घोष क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में बहुत कम कंपन होता है। हमारी जो स्वर तंत्री हैं उनमें ध्वनि के उच्चारण में एक विशेष प्रकार का कंपन होता है। ये सब वोकल कॉर्ड की भूमिका है। वोकल कॉर्ड की अहम भूमिका होती है हमारे उच्चारण में और उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि में। तो ये जो स्वर तंत्री है इसमें कंपन होता है जब भी हम बोलते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन की मात्रा सहज रहती है, बहुत कम होती है, वो ध्वनि कहलाती हैं अघोष। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होता है वो कहलाती हैं सघोष ध्वनि। अघोष ध्वनि कौन सी हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ, मतलब पहला और दूसरा। जो 5 वर्ग मैंने बताए, स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं, कवर्ग, स्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग। इन वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण को या व्यंजन कह लीजिए, उसको अघोष मानते हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष है। घोषत्व के आधार पर हमने चर्चा की। उसके अलावा प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। प्राणवायु, क्योंकि ध्वनि का संबंध प्राणवायु से है। हमारी स्वतंत्रियां हमारी प्राणवायु को अनेक वागंगों के स्पर्श से क्या करती है? ध्वनि में परिवर्तित करती है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में अल्प प्राण, अर्थात प्राण की मात्रा अल्प, मतलब कम से कम प्राण खर्च होता है, कम से कम वायु खर्च होती है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में कम मात्रा में वायु का प्रयोग होता है, श्वास वायु कम मात्रा में प्रयोग में लाई जाती है, खर्च होती है, उन ध्वनियों को अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं।
हमारे जो वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग, इनका पहला और तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है वो अल्प प्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण व्यंजन है। यह लव जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी अल्प प्राण ध्वनि है या व्यंजन है। महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक प्राणवायु व्यय होती है, खर्च होती है, निर्वाह में लाई जाती है, वो प्राणवायु जिसका प्रयोग अधिक मात्रा में होता है, जिन ध्वनियों को उत्पन्न करती है, उन ध्वनियों को महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग के जो दूसरे और चौथे व्यंजन हैं, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन। इसके अतिरिक्त तीनों प्रकार के श, श, इनके उच्चारण में अंतर है। और है, ये चार व्यंजन जो हैं ये भी महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ध्वनि या वर्ण दो प्रकार के हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर क्या है? स्वर वो ध्वनि है जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से निर्बाध रूप से बाहर निकलती है। मुख विवर से बाहर निकलने के लिए श्वास वायु को किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। इन वर्णों का उच्चारण करते समय, किनका? जिनको हमने स्वर माना है। जब इन ध्वनियों का, इन वर्णों का उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण में श्वास वायु को मुख से बाहर निकलने में कोई रुकावट नहीं आती है, तो वे स्वर कहलाते हैं। हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है मात्रा के आधार पर। मुख्य रूप से आप 3 प्रकार के स्वर पढ़ते और सुनते होंगे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। जिन स्वरों में श्वास वायु की कम से कम मात्रा खर्च होती है, जिन स्वरों के बोलने में श्वास वायु की कम से कम मात्रा खर्च होती है, उनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या 4 है। ए, छोटी, छोटा उ, री, ये 4 स्वर जो हैं ये ह्रस्व माने गए हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज्यादा समय लगे, 2 गुना ज्यादा प्राणवायु खर्च हो, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 स्वर दीर्घ हैं। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वरों का उल्लेख है और ये 11 स्वर इन 2 भागों में बांट दिए जाते हैं, ह्रस्व में और दीर्घ में। लेकिन प्लुत स्वर भी हैं, क्योंकि भाषा का जो मूल प्रयोग है वो उच्चारण के लिए है। और जब हम किसी स्वर पर आघात दे करके उसका उच्चारण करते हैं, जैसे ओम, या किसी को दूर से पुकारने में आवाज लगाते हैं, तो उसमें भी किसी एक स्वर विशेष पर आघात दिया जाता है। जैसे राम, राम को बुला रहे हैं हम दूर से, तो ये जो आ की ध्वनि पर विशेष जोर दिया जा रहा है, विशेष प्राणवायु या विशेष ध्वनि प्रवाहित की। हमने जब हिंदी की ध्वनि व्यवस्था में स्वर और व्यंजन का जिक्र किया था, उस चर्चा में अक्षर का भी जिक्र किया था, अक्षर के बारे में बताया था थोड़ा सा। वास्तव में अक्षर क्या है? ये भी हिंदी की ध्वनि व्यवस्था का हिस्सा है। अक्षर का अर्थ क्या है? ध्वनि विज्ञान में अक्षर एक महत्वपूर्ण यूनिट है, इकाई है। कोई एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों का समूह जो एक ही श्वास आघात में बोला जाए, अर्थात एक या एक से अधिक ध्वनि चिन्ह जो हैं उनका उच्चारण श्वास वायु के एक ही झटके में कर दिया जाए,
तो वो अक्षर कहलाता है। जैसे आ, ये एक अक्षर है, लेकिन इसमें एक से अधिक ध्वनि और एक से अधिक व्यंजनों का प्रयोग है, स्वरों वर्णों का प्रयोग है बेसिकली, लेकिन ये अक्षर एक कहलाएगा। वर्ण यहाँ पर आ और है भी हलंत, मतलब व्यंजन भी है यहाँ पर। आ, इस ध्वनि को ध्यान से सुनेंगे तो आ और है इनका मेल है, ये एक अक्षर है। यदि एक ही श्वासघात में कई ध्वनियां एक साथ उच्चारित होती हैं तो उनमें एक मुखर ध्वनि होती है, और वो मुखर ध्वनि क्या होगी? वो स्वर होगा। स्वर सबसे मुखर ध्वनि होती है। अतः जिन शब्दों में जितने स्वर होते हैं उतने अक्षर होते हैं। उदाहरण के लिए ए, आ, ई, ऊ, ये स्वर हैं सब, ये सारे स्वर एक एक अक्षर हैं। अगर हम इनका प्रयोग किसी एक व्यंजन के साथ करें, जैसे क, अब ये एक अक्षर हो गया, का, की, कु, इन व्यंजनों का प्रयोग हमने एक वर्ण के साथ किया तो वो वर्ण विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न कर रहा है, उनके अर्थ भी हैं अलग अलग, लेकिन वो एक अक्षर हैं। तो हिंदी में जब शब्दों की बात करते हैं तो हम वहाँ ये भी जिक्र करते हैं हिंदी व्याकरण में, एकाक्षरी शब्द, अनेकाक्षरी शब्द, मतलब एक अक्षर वाले शब्द और अनेक अक्षर वाले शब्द। तो इस प्रकार से अक्षर भी हिंदी की ध्वनि व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन वर्ण, ध्वनि, स्वर, व्यंजन, अक्षर आदि की चर्चा के उपरांत मैं एक बात और हिंदी की ध्वनि व्यवस्था में जो मुख्य बात है उसका उल्लेख करना चाहूँगा, और वो है मुखर उपकरण। मतलब बोलते समय हम जिस लय का, श्वास वायु के अनेक प्रकार के आघात का, उसकी मात्रा का, ये सब प्रयोग करते हैं, तो ये भी हमारी ध्वनि व्यवस्था का हिस्सा है। जैसे मात्रा, किसी ध्वनि के उच्चारण में एक पार्टिकल ऑफ टाइम, एक समय खर्च होता है, और उस समय में एक श्वास वायु खर्च होती है, वो मात्रा कही जाती है। इसी के आधार पर स्वरों को जो डिवाइड किया गया, उनका विभाजन किया गया हर्ष और स्वर और प्लुत के रूप में, इस मात्रा के आधार पर ही किया गया। और यही मात्रा जब किसी आघात के रूप में बदलती है, जब बोलते समय किसी ध्वनि या शब्द पर विशेष बल दिया जाता है, उसे विशेष गति दी जाती है, तो इसे बलाघात और अनुतान कहा गया है हमारी भाषा विज्ञान में। बलाघात क्या है? शब्द विशेष पर जोर दिया जाता है। जैसे जाओ मत बैठो, यहाँ जाओ पर जो जोर दिया गया उसका अर्थ हो गया कि आपको चले जाना है, बैठना नहीं है। और जब ये कहा जाए जाओ मत बैठो, शब्द वही तीन हैं, लेकिन ध्वनि का आघात हमने शब्द विशेष पर किया और अर्थ बदल गया। इसी प्रकार अनुतान का प्रयोग भी करते हैं हम, उसे अनुतान कहा जाता है। उतार चढ़ाव जो हमारे बोलने में होता है। और एक जो विशेष बात है, सुर, बोलते हुए आवाज की लय की अवस्था सुर कहलाती है। हमारी जो आवाज है वो ऊंची है या नीची है या सम है, ये हम सामने वाले को सुनकर बताते हैं कि आप ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, आप नीची आवाज़ में अर्थात कम बोल रहे हैं या सम बोल रहे हैं। संगीत में इसका एक विशेष लय में बोला जाना, उस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो बोलते हुए आवाज़ की लय की अवस्था सुर कहलाती है।
और ये 3 प्रकार के सुर हैं। इस तरह से संगीत में तो स्वरों की संख्या 7 है, लेकिन हम यहाँ पर ध्वनि प्रयोग के संदर्भ में बात करते हैं। उच्च स्वर मतलब ऊंचाई की तरफ जाते हैं बोलते हुए। निम्न स्वर नीचे की तरफ आते हैं बोलते हुए। हम वाक्य ऊंची आवाज में पहला शब्द शुरू किया और बोलते बोलते धीमी आवाज हो गई। आप मुझे सुन रहे हैं, इसमें ये एक अंतर है, ये निम्न हो जाना है। और सम, किसी भी वाक्य का समान गति से शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके अर्थ को प्रकट करने की शक्ति बाधित ना हो, लेकिन आपकी आवाज़, आपका बोलने का अंदाज वो एक जैसा रहे, वो सम अवस्था कहलाती है। इस प्रकार ये 3 मुखर उपकरण हैं हमारी हिंदी की व्यवस्था में। तो मैं आशा करता हूँ कि हिंदी की ध्वनि व्यवस्था के संदर्भ में आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आज के इस वक्तव्य में आपको मिला होगा और ये समझ में आया होगा। फिर भी किसी विषय के बारे में कोई प्रश्न आपका हो तो आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।